रागी, जिसे किसान मडुआ के नाम से भी जानते हैं, इसकी खेती शुरुआती दौर से ही होती आ रही है। इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसी वजह से बाजार में इसकी मांग बढ़ रही है। ऐसे में किसान रागी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए रागी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। मड़ुआ की या किसी भी दूसरी लघु धान्य फसल की बुआई हेतु हमारा हल्की दोमट से दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। ऐसे क्षेत्र जहां बरसात कम होती है, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं के बराबर है, जहां की सॉइल की फर्टिलिटी बहुत पुअर है या सॉइल जो है उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची ज़मीन है, ऐसे क्षेत्रों के लिए ये हमारे रागी अर्थात मड़ुआ की फसल एक रामबाण फसल है। इसकी हम बुआई कर सकते हैं। रागी की खेत के लिए भुरभुरी मिट्टी को अच्छा माना जाता है क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में इसके बीजों का अंकुरण अच्छे से होती है। इसके खेत की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट कर खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दें। उसके बाद कुछ खेत में जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छे से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत की कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। अब बात करते हैं रागी अर्थात मड़ुआ के विभिन्न प्रजातियों के बारे में। प्रजातियां हैं जिसमें RAU 3, VR 708, बाकुला, GPU 66, VL 379, GPU 67, RAU 8। तो इस तरह से हम प्रजातियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। बीज का चुनाव मृदा की किस्म के आधार पर करें। जहां तक संभव हो प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। यदि किसान स्वयं का बीज उपयोग में लाता है तो बुआई पूर्व बीज साफ करके फफूंदनाशक दवा थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। रागी की सीधी बुआई अथवा रोपा पद्धति से की जाती है। मड़ुआ को हम 2 विधियों से लगाते हैं। पहला रोपित विधि। रोपाई करने के लिए हम 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लेते हैं। उसके लिए हम 5 किलोग्राम बीज लेते हैं। करीब 100 मीटर स्क्वायर एरिया में हम उसका नर्सरी डाल देते हैं। नर्सरी के खेत को अच्छे से तैयार करते हैं। उसमें आवश्यकता अनुसार 100 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 से 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास प्रति 100 मीटर स्क्वायर एरिया नर्सरी में डालते हैं। साथ ही साथ उसमें 50 से 60 किलो वर्मी कंपोस्ट भी डाल देते हैं। अब अच्छी तरह से तैयार नर्सरी में खेत में हम नर्सरी डाल देते हैं, बिचड़ा को नर्सरी को डाल देते हैं और इस तरह से 20 से 21 दिन बाद हमारा जो सीडलिंग है वो रोपने के लिए तैयार हो जाता है। जब उसमें 4 से 5 पत्तियाँ होती हैं उसको हम रोपाई कर सकते हैं। दूसरी विधि है डायरेक्ट सोइंग की, जिसमें हम बीज को डायरेक्ट खेत में अच्छी तरह से खेत को तैयार करके बुआई करते हैं। तो उस डायरेक्ट सोइंग के लिए हमको 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। अगर मिट्टी परीक्षण नहीं किया है तो सामान्य तौर पर यूरिया 120 किलोग्राम, SSP 300 किलोग्राम, MOP 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। यूरिया की आधी मात्रा व फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा बुआई पूर्व खेत में डाल दें तथा यूरिया की शेष मात्रा पौधा अंकुरण के 3 सप्ताह बाद प्रथम निदाई के उपरांत समान रूप से डालें। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिंग का। मड़ुआ की सफल उत्पादन के लिए जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं या उसको बढ़ा करके हम 25 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं कतार से कतार की दूरी। और कोशिश करना चाहिए पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर मेंटेन रखा जाए। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जब रोपाई करना होता है तो 20 से 21 दिन की सीडलिंग हम लेते हैं और उसको करीब 20 बाई 20 सेंटीमीटर पर रोपाई करते हैं या 25 बाई 25 पर भी रोपाई कर सकते हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में हल्का सा पडलिंग करके और उसमें रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करते समय हमारे पास तैयार खेत में हल्का सा पानी देते हैं जिसको हम पार्शियल पडल कह सकते हैं। बरसाते खेत में नमी जो जल है वो स्टैंडिंग मोड में नहीं रहे, खेत में इतना कचरा रहे कि हमारा नर्सरी 1 इंच की गहराई तक धंस सके और आराम से हम रोपाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई या जल प्रबंधन की। क्योंकि रागी की फसल एक ऐसी फसल है जो जल के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, अर्थात
ज़्यादा जल का जमाव होने पर फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि खरीफ मौसम में कभी भी खेत में जल का जमाव ना हो। सिंचाई की जनरली आवश्यकता नहीं पड़ती है खरीफ मौसम में, क्योंकि बरसात इतना होती रहती है कि वो पर्याप्त होता है। किसी कारणवश किसी भी क्रांतिक अवस्था पर 20 से 25 दिन तक अगर लगातार बरसात नहीं हो रही हो, खेत में सुखाड़ की स्थिति हो, तो उस समय पौधे हल्का मुरझा रहे हों, तो उस समय एक लाइफ सेविंग इरिगेशन देने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसमें सिंचाई अवश्य करना चाहिए, जिससे पौधे सुरक्षित रहें और उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। रागी की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। प्राकृतिक तरीकों से खरपतवार नियंत्रण पौधों की निराई गुड़ाई कर किया जाता है। इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उनकी पहली गुड़ाई कर दें और पहली गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों की एक बार और गुड़ाई कर दें। तो इस तरह से एक अच्छी खेती करने पर मड़ुआ की खेती से 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो लगभग आपको 90,000 से 1 लाख रुपए तक का प्रति क्रॉप लाभ हो सकता है। तो इसकी खेती एक लाभदायक है, मौसम के अनुकूल है और किसानों के लिए लाभदायक भी है। हमारे स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखेगा। किसान भाई इसको लगाएं और उससे लाभ कमाएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। राजेंद्र गुडा के समर्थन में आ गई है। करनी सेना के संभाग उपाध्यक्ष की ओर से कहा गया कि सच्ची बात कहने पर गुडा को बर्खास्त करना राजपूत समाज का अपमान है। धौलपुर में 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई है। लाठी भाटा जंग में 3 लोग जख्मी हुए। आगरा बस स्टैंड पर सब्जी मंडी में झगड़ा हुआ। नियालगंज थाना इलाके का मामला है। अलवर के बांसुर में 2 पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुई है। खेत में गाय घुसने को लेकर के दरअसल विवाद हुआ था। चित्तौड़गढ़ में एक सिपाही ने आत्महत्या कर ली। थाने में खुद को गोली मार करके सुसाइड कर लिया। सिपाही चेतराम गुर्जर यहां पर भैंसरोडगढ़ थाने में तैनात थे। झालावाड़ के बड़ाए गांव के छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल के गेट और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में डेयरी व्यवसाय तेजी से बढ़ता जा रहा है और बड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि डेयरी व्यवसाय से अच्छी आय जो मिलती है। लेकिन इस बारिश के मौसम में अक्सर ये पशु कई घातक रोगों के चपेट में आने लगते हैं, जिनके इलाज में काफी खर्चा होता है। अगर किसान समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें और पशुओं की सही देखरेख करें तो वे अपने पशुओं को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो किस प्रकार से करें बारिश के मौसम में अपने पशुओं की उचित देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे दुधारू पशुओं में बरसात के मौसम में किस तरह से रोगों का हम लोग प्रबंधन करें। सबसे पहली बात ये होती है कि अभी जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है उसमें गर्मी भी है, नमी भी है और इस समय बहुत से कीटाणु और विषाणुओं का फैलने का समय हो जाता है। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो पशुओं में हरा चारा जो अभी है कि बहुत से एकदम कोमल घास होते हैं, मैच्योर पूरे घास नहीं होते हैं। तो मैच्योर घास नहीं होने के कारण जब उसका अत्यधिक सेवन दुधारू पशु कर लेता है
तो वो प्री मैच्योर स्टेज में जब घास रहता है तो उसमें पानी की मात्रा अधिक रहती है, सेपोनिन की मात्रा अधिक रहती है, जिसके कारण उसका पेट फूलने लगता है और उसमें अनपच होने लगती है, वो दूध कम दे देती है, करना शुरू कर देती है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जल भराव वाले क्षेत्रों में चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जिनमें परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में आफरा की समस्याएं होने लगती है। तो हम लोग को ये देखना रहता है कि जब भी हरा घास अभी चारा हम लोग देते हैं उस समय आधा प्री मैच्योर रहे और आधा मैच्योर रहे, इस तरह की व्यवस्था करके हरे घास को देना चाहिए, जिससे कि उसमें पशुओं में गैस न बने और वो निरंतर अपना भोजन लेते रहे। हरा चारा बंद नहीं करना है, लेकिन हरा चारा को जो कोमल घासें होती हैं उसको कम करके मैच्योर घासें को अधिक देना चाहिए। दूसरा है कि अभी इस समय में कृमि बहुत ज़्यादा फैलना शुरू कर देते हैं। जो घासों में जो चारागाह में चरने जाते हैं वो पशुओं में, उसमें जो है कृमि का संख्या बढ़ने लगती है। घास नया घास है जो हमने अभी पहले बताया, तो उससे नया घास में कृमि की संख्या बढ़ जाती है। तो हमें पशुओं में कृमि नाशक दवाइयाँ उचित मात्रा में वजन के अनुसार उनको देना चाहिए और ये हम बरसात में हर एक 2 महीने के अंतराल पे इसको अंतःकृमि के लिए देना चाहिए। अभी बरसात के समय में बाह्य कृमि भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, पशुओं के शरीर में भी रहते हैं और अभी उनका प्रजनन करने की क्षमता अधिक हो जाती है। अंडा वो पशु के घर में जो दरारें रहती हैं, जो फर्श रहते हैं, छत रहते हैं, उसमें बाह्य कृमि जाकर वहाँ दरारों में रह के अंडा देते हैं, फिर वो वापस आके पशुओं का खून चूसते हैं। इसलिए हमें अंतःकृमि के साथ साथ बाह्य कृमि का भी रोकथाम करने की आवश्यकता होती है। अभी ये पहले ही कर लेनी चाहिए गर्मियों में, लेकिन अभी बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। अभी उनके बढ़ने की रफ्तार अधिक हो जाती है गर्मी में, नमी, पानी, गर्मी के कारण। तो हम लोग उसको ब्यूटॉक्स नाम की दवा आती है, उससे पूरे घर को, गोहाल को, गाय के घर को, पशुओं के घर को, उससे उसका छिड़काव करते हैं। और दूसरा है कि उस साबुन आता है, टिक रिमूवल साबुन आता है, जिससे को हम लोग लगा के उसके शरीर में जितनी भी बाह्य कृमि हैं उनको हटा देते हैं। ये बरसात के समय में बहुत ज़्यादा फैलता है। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्त हो गई तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। इस समय बहुत सबसे अधिक जो है HS फैलता है, गलघोटू होता है, जिसमें निमोनिया काफ़ी हो जाती है। और सुबह शाम को अगर पशु चर के आता है उस समय थोड़े से नाक से पानी और नाक से आवाज़ आती है। सुबह होते होते उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और अगर उचित 24 घंटे में उसका इलाज नहीं किया जाए तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे इस समय में खास करके ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग उस गलघोटू का टीकाकरण जरूर करा लें, जिससे कि इस समय में बरसात में जो उसको फैलने की संभावना रहती है उसको हम लोग रोक सकें। साथ में हम लोग जब दुधारू पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको
सही पोषक तत्व मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अभी के समय में खासकर ध्यान देना चाहिए कि उनको दाना जो उसके उचित मात्रा में जो दाना की जो व्यवस्था है उसको करनी चाहिए, जिससे और हरा चारा और सूखा चारा जो है उसको मिलाकर उसको देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर की इम्यूनिटी बनी रहे और जितने भी अभी रोग के बढ़ने की संभावना है उनसे उसको लड़ सकें। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर के कृषक राजीव सिंह ने। ये बीजोपचार के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो राजीव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बीज उपचार के लिए सही समय और सही टाइम का चयन करना चाहिए, जिसमें बीज उपचार करें तो 24 घंटे पहले बीज उपचार करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इसकी वैलिडिटी 4 सप्ताह तक रहती है। इसके बाद में आप इसको सोविंग कर सकते हो खेत में या नर्सरी में। अब बात आती है बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो इसकी एक विधि है FIR, जिसमें बीज को क्रमबद्ध तरीके से उपचारित किया जाता है। पहले फफूंदनाशी कार्बेडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफॉस 6 मिलीलीटर या इमिडाक्लोरोप्रीड 6 मिलीलीटर दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। और अंत में जीवाणु कल्चर राइजोबियम PSB कल्चर से 12 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करते हैं। तो फसल कीट रोग से बच जाती है और उपज अधिक मिलती है। सीड ट्रीटमेंट कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है? ये है, एक तो फंगस से, बैक्टीरिया से, इनसे बचाता है ये, और कीटों से बचाता है, जिससे क्या है कि सीड की उम्र भी बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि भाई जर्मिनेशन परसेंटेज भी अधिक हो जाता है। किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीज उपचार के फायदे हैं अनेक। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, कम खर्च में बीज उपचारित हो जाता है, फसल की बढ़वार अच्छी होती है, फसल उत्पादन में लागत घट जाती है, फसल से गुणवत्ता युक्त पैदावार मिलती है। उपचारित करने से अपनी बीज की क्वालिटी और गुणवत्ता में सुधार होगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों,